नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लाह कृषकों के बीच बांटे जाएंगे 1 लाख सेमिया लता के पौधे। सरकार द्वारा किसानों से की गई 1,22,567 टन धान की खरीदारी। साहिबगंज में इफ्को द्वारा 1 दिवसीय फसल विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। राज्य में लाह की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान रांची द्वारा लाह उत्पादक किसानों के बीच 1 लाख सेमिया लता के पौधे वितरण करने की योजना बनाई गई है। INRG ने एक नई तकनीक से सेमिया लता पौधा तैयार किया है, जो लाह उत्पादन की वृद्धि में काफी सहयोगी है। साथ ही वन विभाग के सहयोग से भी विभिन्न वन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बेर और कुसुम के पौधे लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लाह उत्पादन किया जा सके। राज्य खाद्य निगम ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 40,117 टन धान चावल मिलों को भेज दिया है। झारखंड राज्य खाद्य निगम द्वारा लैंप्स और पैक्स के माध्यम से अब तक 1,22,567 टन की खरीदारी की गई है। अभी मौसम का संधि काल है। इस मौसम में प्रतिदिन आसमान तापमान रहता है, कभी ठंड तो कभी गर्मी। पशुपालक इस बदलते हुए मौसम में अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए आहार, पशुओं का रखरखाव और उनके रोगों के त्वरित उपचार पर विशेष ध्यान दें। गाय, भैंस हो, बकरी या सूकर हो, पशुपालन से जुड़े सभी पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के मद्देनजर वर्तमान मौसम में विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। जब मौसम में तापमान का विचलन हो, तब पशुओं को सरद गर्म का प्रकोप सता सकता है। इससे बचने के लिए पशुओं का रखरखाव, खान पान और रोगों से बचाव का पूरा बंदोबस्त करना होगा। क्योंकि जानवरों को भी वातावरण के लगातार बदलने से कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो उन बीमारियों से बचाने का उपाय करना होगा। अगर आप इन 3 चीज़ आहार, रखने की व्यवस्था और बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान दे देंगे, तो आपके पशु हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमेशा की तरह, और उनकी उत्पादन क्षमता, अपनी पूर्णतः उत्पादन क्षमता बनी रहेगी। राज्य के किसान फलदार फसल आम की खेती से बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आम के बेहतर फलन के लिए मिठुआ, बम्बई, लंगड़, मालदह, दशहरी, अल्फांजो, फजली और 12 मसिया जैसे उन्नत प्रभेद लगाए। इससे प्रति हेक्टेयर सालाना 40 से 50 हजार रुपए का शुद्ध मुनाफा है। फलदार फसल आम का बगीचा लगाने के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी वाली भूमि का चयन करें, जिसमें प्रचुर मात्रा में जीवांश मौजूद हो और वहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। समतल भूमि के लिए वर्गाकार या आयताकार और ढलुआ जमीन के लिए कंटूर भूमि उपयुक्त है। किसान आम के बेहतर फलन के लिए मिठुआ, बम्बई, लंगड़ा, मालदा, दशहरी, अल्फांजो, फजली और 12 मसिया नामक उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। किसान आम की खेती से प्रति हेक्टेयर सालाना 40 से 50 रुपए का शुद्ध लाभ कमा सकते हैं। कामयाबी की कड़ी में आज हमसे जुड़े हैं एक ऐसे किसान जिनके खेतीबाड़ी के काम में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जो जद्दोजहद है, वो एक मिसाल है। ये मिसाल इनकी मेहनत की है, खेती के जज्बे की है और खेतों से मिलने वाली पैदावार की है। आइए आज मिलते हैं एक ऐसे किसान से जिन्होंने अपनी जीवटता और कठोर परिश्रम के दम पर अपनी खेतों से लाजवाब उपज पाया है। शुरुआती दिनों में इनके पास सुविधाओं की कमी थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी कमियों को दूर किया और खेती को समय के अनुरूप ढालते गए और उपज से बेहतर परिणाम हासिल करते गए। खेती इसलिए करते हैं कि मेरा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, मेरा दूसरा रोजगार तो है नहीं, तो खेती नहीं करेंगे तो खाएगा क्या लोग। फायदा है क्या कि पहले मेरे पास हल था, अभी भी हल रखे हुए हैं, ट्रैक्टर हुआ, घर हुआ और बच्चा लोग का बढ़िया पढ़ाई लिखाई हुआ, बढ़िया ढंग से पल पोस रहा है, सुख सुविधा सब तरह का मिला खेती से खूब। पिछले दिनों साहिबगंज में कृषि विज्ञान केंद्र और इफ्को के साझा प्रयास से 1 दिवसीय फसल विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
जिसमें जिले के प्रगतिशील किसान और कृषि वैज्ञानिकों के बीच कृषि संबंधित मसलों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। इस अवसर पर उपस्थित किसानों और कृषि विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक टी.के. बैनर्जी ने कहा, संथाल परगना डिवीजन के 6 जिले और हजारीबाग प्रमंडल के 3 जिले, कुल 9 जिलों को मिलाकर के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की। क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने के बाद बहुत सारे कृषि से संबंधित विकास कार्यक्रम चलाए गए। साथ ही साथ ये भी प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक सहकारी संस्थाओं को द्वारा कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराई जाए। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.6 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16.5 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2075 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2275 रुपए, चावल उत्तम 2325 रुपए से 2550 रुपए, गेहूँ 1600 रुपए से 1675 रुपए, चना 4700 रुपए से 5000 रुपए, दाल अरहर 6800 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 4600 रुपए, दाल चना 5800 रुपए से 6000 रुपए, सरसों तेल 10100 रुपए से 10150 रुपए, चीनी 3350 रुपए से 3450 रुपए, आलू 675 रुपए से 775 रुपए और प्याज 1525 रुपए से 1625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों नमस्कार। कृषि आसन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जब खेतों में चलता है हल तो देश को मिलता है बल। किसान भाइयों,
हम बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद फसल उपजाते हैं, लेकिन कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। जब इसकी कटाई की बारी आती है, दवनी या भंडारण की बारी आती है, तो हम चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है या कई बार हम कुछ नए तरीकों को जान नहीं पाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं विषयों की चर्चा करेंगे, यानी कि रबी फसलों की कटाई, दवनी और भंडारण किस तरह से करें। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अभियंत्रण विभाग में बतौर अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर DK रूसिया। रूसिया साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, अगर रबी फसलों की कटाई, दवनी या भंडारण से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, तो हमारे विशेषज्ञ से आप सीधे पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282 तो किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़िए, प्रश्न पूछिए और कृषि संबंधी जानकारियों को बढ़ाइए। इससे पहले कि किसान भाई हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर रूसिया, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहें कि झारखंड में जो इस वक्त रबी की फसलें हैं, कौन कौन सी रबी की फसलें यहाँ पर उगाई जाती है, जिसकी कटनी, दवनी और भंडारण की जानकारी हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए विशेष तौर पर। देखिए, अभी जो हमारी मुख्य फसलें हैं, धान कटने के बाद जो हमारे यहाँ लगाते हैं, और पूरे झारखंड में कुछ ज़िलों में कुछ ज़्यादा है, कुछ में कम है, जैसे गेहूँ है, मक्का है। अगर हम दलहन की बात करें तो हमारे यहाँ मूंग है, उड़द है, अरहर, चना, मसूर, मटर, बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। बिल्कुल। और लगभग सभी जिलों में इसको लगाई जाती है। तो मूल रूप से इस वक्त की रबी दलहनी फसलें हैं, गेहूं है, मक्का है, विशाल फलक है, तो निश्चित रूप से इनके कटाई का जो तरीका होगा वो भी अलग अलग होगा। इनके साथ और तिलहनी फसलें भी हैं। तिलहनी में जैसे मूंगफली है, सोयाबीन भी बहुत एक इसको जबरदस्त इसकी अभी हम लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं। सरसों है, तोरिया है, तीसी है, अलसी जिसको हम लोग बोलते हैं, तिल लगाते हैं, सरगुजा की बड़े पैमाने पर यहाँ खेती होती है। और सब्जी के मामले में तो आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा झारखंड अपने आप में एक आत्मनिर्भर ही नहीं, दूसरे राज्य को सब्जी के उत्पादन में पीछे छोड़ देगा। बिल्कुल, हम और बात करेंगे इस विषय पर। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, लगता है इनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल बहुत बड़ा आधार फलक है रबी फसलों की। तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, सब्जी फसलें हैं। तो फिर हम जब कटाई की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हर जो फसल है उसका तरीका कुछ अलग होगा। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों की तरफ से ये जानना चाहें कि अगर हम गेहूं की कटाई करें तो आमतौर पर हम देखते हैं कि दो तरीके होते हैं। एक तो परंपरागत तरीका है और एक जो है वो अभी जो नई तकनीकें विकसित हुई, मशीनीकरण के युग में एक नई तकनीकों का विकास हुआ है। तो किस तरह से किसान भाई गेहूं की कटाई करें ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो? देखिए, अभी तक किसान भाई हमारे जो करते रहे, ज़्यादातर इलाकों में महिलाएं काटती हैं, कुछ इलाके में पुरुष काटते हैं। तो अगर हम आज भी हम देखते हैं गांव में काफ़ी जगह बदलाव आया है, वही देसी हसुआ जिसको काटने से हम देखते हैं महिलाएं हों या पुरुष हों, इनके कंधे में काफ़ी दर्द महसूस होने लगता है, दूसरे दिन के लिए तरोताज़ा नहीं रह पाते हैं। फिर वो कटाई भी कम हो पाती है। जैसे हम 250-300 वर्ग मीटर प्रतिदिन काट सकते हैं देसी हसुआ से, तो हम अगर नवीन हसुआ, उन्नत हसुआ है, ये दांतेदार है, इसमें दांते बने हुए हैं, सेरेटेड जिसको बोलते हैं, और बड़ा अच्छा इसका हैंडल है। इसको पकड़ने के बाद जब काटते हैं महिला या पुरुष तो उनके बाजुओं में दर्द कम होता है, ड्योढ़ी क्षेत्र में कटाई हो जाती है। और ड्योढ़ी क्षेत्र में कटाई होने के साथ साथ अभी ज्यादा उपज देने वाली फसलें और वो बीज आ रहे हैं जिनको हाई यील्डिंग वैरायटीज हम लोग बोलते हैं, हाइब्रिड बोल रहे हैं। तो इसमें जो मोटे मोटे बंटल हो जाते हैं,
काटने के लिए कई टेलर हो जाते हैं, तो आसानी से हमारे नवीन हसुआ से बहुत जल्दी कटते हैं और दूसरे दिन के लिए फिर हमारा किसान भाई फ्रेश रहता है और ज्यादा एरिया कवर करता है। ये तो हो गई गेहूं फसल की कटाई की बात है। फिर जब हम कुछ दलहनी फसलों की बात करते हैं, अभी अगर हम आते हैं, अभी हम मशीनीकरण में आए, तो आज का समय हमारा ये है कि जितनी जल्दी हम उसको काट लें, तो रीपर बहुत बढ़िया आजकल आ गए हैं, एक से एक रीपर है, सरकार के द्वारा इन पर बहुत सब्सिडी अनुदान भी दिया जा रहा है। हम इसके बारे और जानेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। जोहार अंसारी साहब, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? कम से कम 2 एकड़ जमीन है। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उन्नत चीज के लिए मतलब जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। गेहूं लगाना चाहते हैं अपने खेत में। वो किसान भाइयों, अभी आपने समय खत्म कर लिया। गेहूं का जो वास्तविक समय होता है वो नवंबर का होता है, फरवरी है, कुछ दिनों के बाद कल मार्च चालू हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद हमारा गेहूं कटने का समय आ जाएगा। अब आप अगले वर्ष जब लगाएंगे तो कम अवधि वाली धान को लगाने के साथ साथ आप हमारे यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में या राज्य के किसी भी जिला कृषि पदाधिकारी से आप संपर्क करें और कौन सी अच्छी प्रजाति का गेहूं का बीज होगा वो उसके द्वारा जानकारी हासिल करने के बाद आप फिर हमारे यहाँ आइए, हम आपको सारी जानकारियाँ इसके बारे में उपलब्ध कराएंगे कि गेहूं कैसे लगेगा, उसमें खाद की मात्रा कितनी होगी, बिल्कुल तमाम जानकारियाँ आपको देंगे। मिल जाएंगे। एक किसान भाई हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो। लगता है फिर एक बार हमारा संपर्क टूट गया है। हम बात कर रहे थे कुछ नए तरीके हैं जो गेहूं काटने के, जो मशीन है उनके बारे में बता रहे हैं। हम आपको बतलाए कि एक बढ़िया है रीपर, और इतना अच्छा है कि 5 एकड़ प्रतिदिन रीपर से आप फसल को काट सकते हैं गेहूं की। दूसरी फसलें इसलिए इसमें नहीं कट पाएंगी, सोयाबीन आपका कटेगा, लेकिन चूंकि दूसरी फसलें जो खड़ी फसलें ये तो हमारी कट जाएंगी, लेकिन जो गुच्छेदार फसलें होती हैं जिनके डंठल मोटे हो जाते हैं उनको हमको हसुआ से ही काटना होगा, उसमें रीपर में वो फंसेगा। और अगर हम रीपर से काटते हैं तो 5 एकड़ हमारा प्रतिदिन कट जाएगा और 1 घंटे में हमारा 1 लीटर डीजल खर्च होता है उसमें। इसका मतलब अगर हम 7 घंटे उसको चलाते हैं तो हमारा 7 लीटर डीजल खर्च होगा। और अगर हम आदमी से काटते हैं तो हमारे 3500 रुपया हमारा उसको काटने में खर्च आएगा कम से कम, जो हम यहाँ 8 लीटर 7 लीटर डीजल से काट ले रहे हैं। मतलब कि श्रम में भी फायदा है और समय में भी फायदा है। बहुत फायदा है। ज्यादा दिन तक अगर खड़ी फसल हमारे खेत में रहेगी, ज्यादा पक जाएगी, उसकी नमी ज्यादा उड़ जाएगी, तो किसान भाई दाने झड़ने लग जाते हैं काटने के समय, और हमारा 20-30% का नुकसान फसल अच्छी तैयार होने के बावजूद भी हमारे घर के आंगन तक ले जाने में नुकसान हो जाता है। तो ये जो आप जिस यंत्र की बात कर रहे हैं, तो इसकी उपलब्धता के बारे में भी हमारे किसान भाई निश्चित रूप से जानना चाहेंगे, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये विभिन्न कंपनियां हैं और राज्य सरकार में अभी हम लोग इस पर एक हर ब्लॉक में हम लोग एक बैंक बनाने जा रहे हैं और ये राज्य सरकार इसकी तैयारी में है। आपको किराए पे भी उपलब्ध होगा। इस पर राज्य सरकार ने अनुदान भी दिया है, आप इसको अनुदान पर ले सकते हैं। तो इनका जो कीमत का जो ये है वो अलग ये 80,000 रुपए से लेके 1,10,000 रुपए तक के अच्छे रीपर बाजार में उपलब्ध हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती, जिनका सब पार्ट हर जिले में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, हम प्रसाद बोल रहे हैं।
जी जी। हमारा कहना है कि कोई ऐसा गेहूं काटने का मशीन है जिसमें हमारा उसमें जो डस्ट है वो भी उपलब्ध हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है उनका, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपने बड़े अच्छे समय पे आप पूछा, आपके पास अभी बहुत समय भी है किसान भाई। आप अगर रीपर ले लेते हैं तो रीपर लेने के आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप समय पे उसको काट लेंगे, और दूसरा जितना आप मजदूरी में खर्च करते हैं, क्योंकि ऐसा किसान भाई ये सच है कि जानकारी के अभाव में, कम ज्ञान के अभाव में आप कहते हैं कि जो हम लगाते हैं उसकी लागत हमको नहीं मिल पाती है। वास्तव में वैसी जगह हमको कुछ लगाना चाहिए जहां से हमको आय सुनिश्चित हो। आप रीपर लें और रीपर का व्यवहार करें, आसानी से आपका ये चल जाएगा, और 5 एकड़ आप एक दिन में इसको आसानी से काट सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तो बात हो गई गेहूं के, और जो इस तरह की जो फसलें हैं। अभी एक और नई मशीन आने वाली है और आ चुकी है, जो रीपर कम बाइंडर है। आप अगर काट देंगे तो वो क्या करेगा, आपके कटे हुए बंडल को बना देगा और एक उसमें से नायलॉन की डोरी से बंडल बांध के रख देगा और खेत में गिराता चला जाएगा, और आप उस बंडल को आसानी से उठाकर अपनी बैलगाड़ी से या ट्रैक्टर ट्राली से या जो आपके पास साधन हो अपने घर में ले जा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बात हो गई दो प्रमुख फसल जिनकी कटाई की बात हो रही थी। कुछ जो सब्जी फसलें हैं उनके कटाई के, बहुत संक्षिप्त में कटाई के बारे में आप बताएं हमें। अगर मान लीजिए हमको सब्जी वगैरह को काटना है तो हमने आपको हसुआ के बारे में अभी जानकारी दी है। अभी किसान भाई एक डछो है हमारे पास, पतला कुदाल, जैसे 10 इंच चौड़ा हमारी कुदाल होती है। हम उससे बहुत सारी चीजें नहीं काट पाते हैं, लेकिन अगर हम डछो लेते हैं तो हमारा प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हमको आलू निकालना है, हमारी आसानी से ये सब की कोड़ाई हो जाती है। और इसकी कीमत भी 150 रुपए में हमारा डछो आता है, हमको कोई ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है। हाँ, अगर हमको आलू निकालना है तो आलू के लिए हमारा एक स्क्रबर है। जितनी अच्छी मिट्टी चढ़ी होगी हमारी आलू के खेतों पर, हम बीच में आलू या कंद जितनी फसलें होंगी, शकरकंद है, बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है, तो हम बैल चलित या ट्रैक्टर चलित हम दोनों इसको ले जा सकते हैं और ये फाड़ देगा उसको मेड़ को, और आलू आपके छितरा के बढ़िया से गिर जाएंगे, और पीछे पीछे आप आलू को, मूंगफली को आप बढ़िया से समेटते रहिए। दोनों के लिए लगभग एक जैसे ही है, आलू कोड़ाई का अलग है और मूंगफली के लिए अलग है। दोनों बहुत आसानी से आप इसको सुविधा पूर्वक आपके साथ। ये तो कटाई की बात हो गई डॉक्टर साहब। जब हम दौनी की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसमें दौनी की जरूरत होती है, तो दौनी के लिए आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, आप जो पारंपरिक अपना देसी तरीका अपनाते हैं, पटरे पे आप पत्थर पे रख के, आप चौकी पे रख के जो झाड़ते हैं, बैल चलाते हैं, हम देखते हैं कि कहीं कहीं बैल के खुरों से या उसके, कभी कभी कई लोग बैलगाड़ी चला देते हैं खलियान में कि इससे हमारी जल्दी दौनी हो जाएगी। कभी कभी देखते हैं कि 20-30% हमारा 1/3 दाना हमारा टूट जाता है, और उस दाने को हम रख लेते हैं, और जब वो दाना को हम बुआई करते हैं तो हम कहते हैं बीज अच्छा नहीं है, इसमें हमारी फसल अच्छे से नहीं निकली है। तो हमको अपना दौनी करने का तरीका बदलना होगा, हमको थ्रेसर लेना होगा। जैसे अभी धान का कटाई हुई, लोग झड़ाई कर रहे हैं, बहुत लोगों ने झाड़ के रख लिया। पेडल थ्रेसर है, इतना अच्छा चलता है। आपका अगर ज्यादा खेत है तो आप मशीन लगा लीजिए, डीजल पंप लगा लीजिए, और उसमें बेल्ट बांध के आप उसको बढ़िया से झाड़ सकते हैं, आसानी से झड़ाई हो जा सकती है। तो 2 तरह के थ्रेसर अभी जो गेहूं के लिए आप अगर लेने जा रहे हैं, तो गेहूं के लिए एक थ्रेसर है केवल गेहूं के लिए, जो 4 क्विंटल 400 किलो गेहूं, मतलब 4 बोरे भर के आपका 1 घंटे में थ्रेसिंग कर देगा। उसमें 5 HP की मोटर लगी है और बहुत बढ़िया चलता है। आसानी से आपका पूरा छिलका उड़ा देगा और आपका पुआल भूसा बन के अच्छे से निकल जाएगा, और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। दोनों फायदे होंगे, भूसा अलग, गेहूं अलग।
कटाई की बात हो गई डॉक्टर साहब, दौनी की भी बात हो दौनी की हम बात कर रहे हैं, दौनी की बात कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए दूसरी फसलें हैं जिसको हम लोग मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, जिसमें हम लोग हमारी और दूसरी फसलें हैं, चाहे वो दलहन फसलें हों या तिलहन फसलें हों या गेहूं भी हो, उसमें हम जो मैकेनिज्म डिवाइस है उसका हार्वेस्टिंग का जो पैग है उसके हम लोग उसको अगर सेटिंग को चेंज कर दें तो एक ही थ्रेशर से हम कई तरह की फसलों की दौनी कर सकते हैं और ये ज्यादा महंगे भी नहीं आते हैं और बहुत अच्छे से आपकी दौनी हो जाएगी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप कटाई कर रहे हैं रबी फसलों की या दौनी या फिर भंडारण की बात हो तो आप इन तमाम बातों का निश्चित रूप से ध्यान रखें और यंत्रीकरण का युग है, आप यंत्रों का उपयोग करें, आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम भी चाहते हैं आपसे विदा। नमस्कार, जोहार।